और चलिए आपको सीधे हम लिए चलते हैं गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की सभाओं के आयोजन पर रोक रहेगी। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, धार्मिक समागम जनता के लिए बंद रहेंगे। सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही पर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सख्ती से प्रतिबंध रहेगा। 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक जरूरतों और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर से बाहर निकलना वर्जित है। रेड जोन और ऑरेंज जोन में कुछ प्रतिबंध है, पर छूट भी है। रेड और ऑरेंज जोन में जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, उनकी संवेदनशीलता को देखते हुए उसमें स्ट्रिक्ट पेरीमीटर कंट्रोल होगा, यानी आपातकालीन चिकित्सा सुविधा और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के अलावा कंटेनमेंट जोन के अंदर बाहर लोगों की आवाजाही नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन के भीतर किसी भी अन्य गतिविधि या कार्य की अनुमति नहीं है। कंटेनमेंट जोन के बाहर रेड जोन में देश भर में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा कुछ अन्य एक्टिविटीज पर भी रोक होगी। साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स के परिचालन पर रोक रहेगी। बसों की इंटर और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। नाई की दुकानें, स्पा और सैलून बंद रहेंगे। मॉल्स तो बंद ही रहेंगे, पर शहरी क्षेत्रों में मार्केट्स और मार्केट कॉम्प्लेक्सेस में गैर जरूरी सामानों की दुकानों की अनुमति नहीं है। हालांकि जरूरी सामान वाली दुकानों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। स्टैंड अलोन शॉप्स, नेबरहुड यानी कॉलोनी की दुकान और आवासीय परिसर के भीतर जो दुकानें हैं, वे हर तरह का सामान बेच सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मॉल को छोड़ हर तरह की दुकान की अनुमति है। रेड जोन में ई कॉमर्स सिर्फ एसेंशियल गुड्स के लिए अलाउड है। रेड जोन में कुछ बंदिशों के साथ ऑलमोस्ट सभी व्यावसायिक और निजी प्रतिष्ठानों की अनुमति दी गई है। अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए लोगों एवं वाहनों की आवाजाही हो सकेगी। 4 व्हीलर्स में चालक के अलावा अधिकतम 2 लोग बैठ सकते हैं और 2 व्हीलर्स में पिलियन राइडर यानी पीछे की सीट पर सवारी की अनुमति नहीं है। रेड जोन के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक, कृषि इत्यादि गतिविधियों की अनुमति है, परंतु शहरी क्षेत्र में कुछ प्रतिबंध हैं। इन सिटू कंस्ट्रक्शन यानी मजदूर जहां साइट पर रहते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को भी छूट दी गई है। निजी कार्यालय आवश्यकता के आधार पर 33% स्टाफ के साथ कार्य कर सकेंगे। ऑरेंज जोन में देश भर में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा बसों की इंटर और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट आवाजाही भी प्रतिबंधित है तथा टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को केवल एक ड्राइवर और 2 यात्रियों के साथ आवाजाही की अनुमति है। 4 व्हीलर्स में चालक के अलावा अधिकतम 2 यात्री होंगे। यहाँ 2 व्हीलर्स में दूसरी सवारी की अनुमति है। ग्रीन जोन में देश भर में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा अन्य सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है। हालांकि बसों का परिचालन अधिकतम 50% बैठने की क्षमता के साथ किया जा सकेगा और बस डिपो भी अपनी 50% क्षमता के साथ ही संचालन कर सकती हैं। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर लोकहित में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए और कोविड-19 की चेन तोड़ने के लिए सभी जो हमारे राष्ट्रीय निर्देश है, उनका सार्वजनिक स्थानों पर और कार्यस्थलों पर अनुपालन करने का अनुरोध करती हूं। धन्यवाद। हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। अब तक टोटल 11,706 लोग क्योर हो चुके हैं और अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो 1,074 people have been cured. It is such a positive news that this is the highest number in terms of cured patient noted till date. और इसके साथ ही हमारा रिकवरी रेट अब देखें तो है बढ़कर 27.52% हो चुका है। पिछले 24 घंटे में भारत में अगर कोविड-19 के कंफर्म केसेस की संख्या देखें तो 2,553 केसेस बढ़े हैं, जिसके कारण की कुल कंफर्म संख्या अब 42,533 हो चुकी है। टोटल एक्टिव केसेस अंडर मेडिकल सुपरविजन की संख्या 29,453 है। अगर हम सभी अपने क्लोज केसेस को
डेटा के बेसिस पर एनालिसिस करें और एक आउटकम रेशियो कैलकुलेट करें। आउटकम रेशियो मींस कि जो हमारे केसेस क्लोज हो चुके हैं उनका आउटकम, यानी कि क्या वो रिकवर हुए हैं या डेथ रिपोर्ट हुई है, उसके टर्म्स में मेजर करते हैं। यह हॉस्पिटल में क्लिनिकल मैनेजमेंट के स्टेटस को इंडिकेट करती है। तो इससे पहले हम लोगों ने 17 अप्रैल में जैसे बातचीत की थी तो पाया था कि देश में आउटकम रेशियो 80:20 नोट की गई थी, और उसके कंपैरिजन में अगर हम आज का डेटा देखें तो पाते हैं कि हमारी आउटकम रेशियो बढ़कर 90:20 नोट की गई है, जो कि 17 अप्रैल के डेटा से इंप्रूवमेंट के रूप में हम देख सकते हैं। ये वैसे तो जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि देश के लिए हर एक डेथ कंसर्न का विषय है, इसीलिए जरूरी है कि हम कोविड के ट्रीटमेंट की डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, फोकस करें कि हम अपने इस आउटकम को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। आज जैसे कि लॉकडाउन हमारे देश के कुछ हिस्सों में स्टैगर्ड मैनर में ईज हो रहा है, तब हमारे लिए जरूरी है कि हम ये इंश्योर करें कि रिगरस कंटेनमेंट मेजर्स वहां लिए जहां पर कि केस पाए गए हैं। हम ये इंश्योर करें कि जितने भी हमारे केस हैं उसका इफेक्टिव क्लिनिकल मैनेजमेंट हो, और साथ ही हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल पर भी अपना फोकस रखें। ऐसे पैंडेमिक्स में इससे पहले भी हिस्टोरिकली यह नोट किया गया है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का रिलैक्सेशन, यानी कि जब हम सोशल मोबिलिटी अलाउ करते हैं उस समय पर सही ढंग से पालन ना हो और रेस्ट्रिक्शन को सही ढंग से इस्तेमाल ना किया जाए तो सडनली डिजीज ट्रांसमिशन रेट फिर से इंक्रीज हो सकता है। इसलिए लॉकडाउन के बेनिफिट्स को बनाए रखने के लिए हमें सबको मिलकर यह इंश्योर करना होगा कि हम सब अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और लॉकडाउन ईज होने के समय पर भी सभी प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस का डिलीजेंटली पालन करें। देयर इज ए वेरी फाइन लाइन, कॉम्प्लेसेंट होंगे तो फिर से केसेस की संख्या बढ़ सकती है। दूसरी ओर जिन जिले में केसेस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुए हैं वहां पर अगर केस आएंगे तो वहां पर फिर से रेस्ट्रिक्शन लागू की जा सकती हैं। हम एक नए नॉर्मल में ट्रांजिशन कर रहे हैं। जरूरत है कि हम सब लोग सावधान रहें, सजग रहें और सतर्क रहकर कोविड-19 से निपटने की अपनी तैयारी को इसी स्पीड और मोमेंटम के साथ बढ़ाते रहें। हमें पब्लिक स्पेसेस में कंपल्सरी फेस मास्क या कवर्स को यूज करना है। इवन आउटसाइड कंटेनमेंट जोन में भी हमें सभी प्रिवेंटिव मेजर्स और सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन करना है। इसेंशियल आइटम्स को भी खरीदते समय या कॉमन एरियाज में किसी से मीटिंग करते समय भी जो रिलैक्सेशन वाले एरिया हैं वहां पर भी हम भीड़ भाड़ से बचें। लेटेस्ट फिजिकल डिस्टेंसिंग मेजर्स का पालन करें। हैंड हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन और रेस्पिरेटरी हाइजीन जैसे प्रिवेंटिव मेजर्स को हमें डिलीजेंटली फॉलो करने की जरूरत है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जरूरत है कि जान भी है जहान भी है, और उसको सुनिश्चित करने के लिए आज जब हम लॉकडाउन को थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं तो जरूरत है कि हम सब लोग मिलकर इस दिशा में प्रयत्न करें कि हम लॉकडाउन ईज करने के समय पर भी अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए इस तरह से इंश्योर करें कि केसेस की संख्या ना बढ़े। प्लीज हेल्प अस टू हेल्प यू। धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है चेयरमैन एम्पावर्ड ग्रुप 6। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि वो आपको अपने एम्पावर्ड ग्रुप के बारे में ब्रीफ करें। सर। मैं एम्पावर्ड ग्रुप 6 जो कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, सारे डेवलपमेंट पार्टनर्स, इंडस्ट्रीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस से डील करता रहा है, मैं उसका चेयरमैन हूं। और इस ग्रुप ने जो जो काम किया है इसके बारे में मैं एक लिखित प्रेस रिलीज दे रहा हूं, पर मैं ये बताना चाहूँगा कि एम्पावर्ड ग्रुप 6 का जो सबसे महत्वपूर्ण काम रहा है कि इसने जो हमारे एनजीओ दर्पण में 92,000 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओ रजिस्टर्ड थे, वो पहली बार भारत में इन सबको मोबिलाइज किया और हर सेक्टर में, वो न्यूट्रिशन हो, हेल्थ हो, सैनिटेशन हो, एजुकेशन हो, उन सबको हम लोगों ने मोबिलाइज किया और उनको कोऑर्डिनेट करवाया स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो कि जगह जगह जो हॉटस्पॉट्स थे, जहां जहां खाने की जरूरत थी, जहां जहां होमलेस, डेली वेज वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स को मदद करनी थी और खाना देना था, इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को मोबिलाइज करवाया। स्टेट गवर्नमेंट्स ने हर डिस्ट्रिक्ट में एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट किया। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जिसने इन एनजीओज के साथ कोऑर्डिनेट किया। इन एनजीओज के लिए एक स्पेशल ऑर्डर इशू कराया गया जिससे कि वो अनलिमिटेड क्वांटिटी जितना चाहे वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से
चावल और गेहूं ले सकते थे 22 रुपए सब्सिडाइज रेट पे, 22 रुपए और 21 रुपए पे, जिससे कि भारत में कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। और इसलिए सारे एनजीओज ने मिलकर इसमें सहायता की। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी मोबिलाइज किया गया कि इन सारे एनजीओज के साथ मिलके वो काम करें, कम्युनिटी किचन्स में एक अवेयरनेस क्रिएट करें, हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग की, जहां जहां मदद चाहिए थी होमलेस के लिए, डेली वेज वर्कर्स के लिए, जहां जहां इन लोग के लिए कैंप्स बनाने थे, हेल्थ कैंप्स बनाने थे, रहने के कैंप्स बनाने थे, जहां जहां इन लोगों को एजेड लोगों को और डिसेबिलिटीज वाले व्यक्तियों की मदद करनी थी, उन सब की मदद की। और लगातार हम लोग इनके साथ करीब 10 या 12 मीटिंग्स हुई, जिसमें जो जो दिक्कतें आई उन सबको हम लोग सॉल्व करते गए। और इन एनजीओज ने बड़ा ही सराहनीय काम किया है। और अब अगले फेज में जब हम जा रहे हैं तो इन्हीं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज को हम उपयोग करेंगे कि सीनियर सिटीजन्स और एल्डरलीज की कैसे मदद करनी है, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, और स्टिग्मेटाइजेशन के खिलाफ कैसे काम करें। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने एनजीओज के साथ एक इंटरैक्शन किया था, जिसमें हेल्थ सेक्रेटरी थे और हेल्थ सेक्रेटरी ने उनके साथ इंटरैक्ट। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जी हाँ, बता दें आपको ये जानकारी, लॉकडाउन बढ़ाने के साथ नई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। क्या कुछ रियायतें मिलेंगी, कुछ गतिविधियों पर देशव्यापी रोक रहेगी जारी, खासकर रेड जोन में। होटल, बार और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, रेड जोन में भी खासकर, और बाकी ऑरेंज और ग्रीन जोन में भी। जोन के मुताबिक कुछ छूट यहाँ पर शर्तों के साथ दी गई है। स्कूल, कॉलेज, जिम बंद रहेंगे, फिर चाहे वो रेड जोन हो, ऑरेंज हो या फिर ग्रीन जोन हो। कंटेनमेंट जोन में आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक यहां पर रहेगी। रेड जोन में बसें नहीं चलेंगी, इस बात का खास ख्याल यहां पर रखा जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन अभी शुरू नहीं की गई है। रेल और हवाई यात्रा पर भी रोक रहेगी। और साथ ही देश में अब तक 42,000 से भी ज्यादा मरीज हो चुके हैं। फिलहाल ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी गई है।